अभी तक टेंट में ही बैठे हुए हैं। ये इनकी कथनी और करनी में आप लोग फर्क साफ साफ देख सकते हैं। अभी पिछले महीने बनारस में इस सरकार ने अभी अन्य विद्यालयों को बंद कर दिया। जो दृष्टि बाधित हमारे छात्र थे उनको सड़क पे आने के लिए मजबूर कर दिया। जब उन लोगों ने अपनी आवाज उठाई तो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उनकी पिटाई भी कर दी। विकास का कार्य अगर हुआ है तो वह मायावती जी की शासनकाल में ही हुआ है। लखनऊ में चौड़ी चौड़ी सड़कें और आलीशान स्मारक तथा पार्कों का निर्माण किया गया। वहाँ पर क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पे भूल भुलैया और इमामबाड़ा घूमने के अलावा और वहाँ कोई घूमने का स्थान नहीं था। अब आज आप जाके देखिए तो रात में भी जहाँ पे बहन जी ने विकास किया है वहाँ आसपास भीड़ लगी रहती है, जैसे मेले का माहौल हो। लोग जाते हैं, निकलते, घूमते हैं। एयरपोर्ट से लेके वहाँ गोमती नगर तक उन्होंने कायाकल्प करने का काम किया है। जो लोग आते हैं लखनऊ को, पुराने लखनऊ को देखकर कहते हैं ये वही लखनऊ है जो अब इतना बदल गया है, इतना इसका विकास हुआ है। यही नहीं, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी जो कि विकलांगों के लिए है, जो विश्व स्तर पर वर्ल्ड फेम यूनिवर्सिटी है, जिसमें 50% लोग विकलांग में पढ़ते हैं और 50% जनरल कैटेगरी के लोग वहाँ पढ़ते हैं। वो अभी आपने केबीसी में अगर देखा होगा तो आगरा की लड़की हिमानी बुंदेला, जिसकी कि रास्ते में एक्सीडेंट से आगे चली गई है, वो बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। जब उसने इस यूनिवर्सिटी के नाम का सुना तो वो वहाँ पे एडमिशन लेके अब वो ग्रेजुएट हो गई है। उसको उसने बताया केबीसी में श्री अमिताभ बच्चन से डायरेक्ट बोला कि जितनी खुशी आज हमें आपके साथ बैठ के कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है, उतना उस समय हुआ था कि वहाँ पर 50% बच्चे जो पढ़ते हैं वो एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के नाम से फेमस है, जो कि 600 एकड़ में माननीय बहन मायावती जी ने इसको बनवाने का कार्य किया। यही नहीं, वहाँ पर जो नेशनल लॉ कॉलेज है उसमें भी माननीय बहन जी जब अपने शासनकाल में आई हैं 2007 से 12 तक, तो उसमें एशिया का बिगेस्ट सबसे बड़ा 2600 लोगों के बैठने की व्यवस्था ऐसा ऑडिटोरियम दिया कि जहाँ पे कोई भी फंक्शन करना हो वो हो सकता है, और सबसे बड़ा ऑडिटोरियम दिया। यही नहीं, हम तो लखनऊ की बात कर रहे हैं। लखनऊ के अलावा उन्होंने सभी नगरों का, शहरों का विकास किया है। जैसे अयोध्या में उन्होंने घाट बनवाए और साथ में 35 करोड़ का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, जिससे कि सरयू का पानी गंदा ना हो। वहाँ पे भी जो अभी 14 कोसी परिक्रमा होती है नवंबर में, उसको 12 फुट चौड़ा करने, साथ साथ पानी पीने की और बैठने की व्यवस्था के साथ 12 फीट चौड़ी रोड की गई। घाटों का निर्माण हुआ। अब उन्हीं घाटों में जब से बीजेपी की सरकार आई है वहाँ दिए जलाए जाते हैं। वो भी दिए किसके जलाए जाते हैं? हमारे घर के, हमारे प्रदेश के कुम्हारों के बने हाथ के नहीं जलते हैं, बल्कि चाइना से मंगवा के वहाँ दिए जलाने का काम होता है। बहन जी ने जितने काम किए हैं उसके साथ ही, इसी के साथ साथ उन्होंने बनारस का भी विकास किया। बनारस में 125 करोड़ का सीवेज प्लांट लगाया और वहाँ पे 2-3 फ्लाईओवर दिए। आपको सबको पता होगा कि बहुत ही यातायात की वहाँ प्रॉब्लम रहती है, कंजेस्टेड शहर है, तो वहाँ फ्लाईओवर बनाए उन्होंने, घाटों का सौंदर्यीकरण कराया और उनको एक साथ जोड़ने का कि अगर आप एक घाट पे पहुँच जाए तो गंगा के किनारे किनारे आप सारे घाट घूम सकते हैं, उसका काम किया। और अभी भी ये काम 10 साल पहले हुआ था, 10 से 12 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी भी आप वहाँ के बुनकरों से जाके बात करिए तो वो इंतजार कर रहे हैं कि कब बहन जी वापस आएंगी, तो उन्होंने जो हमको सुविधाएं दी थी वो अब हमको फिर से मिलेगी। हम लोगों के तो बिल्कुल धंधा चौपट होने को आ गया।
ये वहाँ के बुनकरों की बोली है कि वो अभी भी वहाँ बहन जी ने उनके लिए इतना किया कि वो अभी तक बहन जी को याद कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने बिठूर में, कानपुर के पास, जो जहाँ की सीता जी का लव के साथ जिंदगी उन्होंने यापन की थी, वहाँ का भी विकास किया। वहाँ सीता की रसोई, वाल्मीकि आश्रम, जितने भी उनसे स्मृति चिन्ह सबका विकास करके उन्होंने उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया। और कन्नौज में तो हम पले बड़े हुए हैं, तो हम जानते हैं कि वहाँ का कितना विकास हुआ है। 140 करोड़ देके वहाँ पर जिला अस्पताल बनाने का, मेडिकल कॉलेज लाने का, साथ ही साथ वहाँ पे कचहरी जो कि बिल्कुल खस्ता हालत में थी, उसका अदालत बनवाई उन्होंने, बस स्टेशन बनवाया, और साथ ही साथ जो लड़कियों के लिए वहाँ पे लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं था, उसको अलग से निर्माण करने का काम किया। सड़कें चौड़ी थी। जब हम 2009 में चुनावी रैली में पहुंचे, घर घर डोर टू डोर जाके उनसे कन्विंसिंग की, तब देखा कि हर घर के आगे अब सड़क पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया था। माननीय बहन जी मायावती जी सबसे पहले ध्यान रखती है कि महिलाओं को कितनी सुविधा हम दे सकें, जो कि महिलाओं से वो अपना ताल्लुकात भी रखती हैं, और साथ में ये भी है कि उनके लिए कितने हम सुविधा के साधन जुटा सकें। उसके लिए घर घर में नल पाइप पहुंचाने का, जो कुएं से भर भर के दूर से पानी लाती थी, लेकिन अब उनको ये परेशानी की दिक्कत गाँव में नहीं होती है। इसी के साथ साथ वृंदावन, जहाँ आज हम खड़े हैं, वृंदावन में आए। वृंदावन में तो सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ का तो कायाकल्प हो गया था। इसके विकास की जिम्मेदारी माननीय मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी को दी गई थी। उनकी देख रेख में सारे काम किए गए थे। 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया। जो लोग दूर पैदल चल के जाके बस पकड़ते थे, इसलिए बस स्टेशन बनाया गया। अतिथि गृह बनाया गया। यहाँ पे फ्लाईओवर दिया गया कि जिससे कि मथुरा और वृंदावन की दूरी कम हो सके। साथ ही साथ जो यहाँ पे 15-20 कोसी परिक्रमा की जाती है, उसकी रोड ठीक करने का, और वहाँ उनके पूरी सुविधा का, लाइट से लेके पानी से लेके, साथ में जगह जगह बेल जलवाने का काम कराया गया, जिससे कि लोगों को कोई असुविधा न हो। यहाँ के लोगों ने ये भी कहा, आपने पक्की सड़क बना दी है तो हम चलेंगे कैसे, हम नहीं चल सकते। तो उनके लिए साइड बाई साइड पक्की सड़क के साथ कच्ची सड़क का भी निर्माण किया गया। यहाँ बिजली घर दिया गया। यहाँ पे विधवा आश्रम का भी निर्माण किया गया। और इसी तरह ये तो हम धार्मिक स्थलों की बात कर रहे हैं कि धार्मिक स्थलों में ये सब काम हुआ है। इसके साथ साथ प्रदेश का विकास हो तो उन्होंने नोएडा का, जो कि जाति लोग होंगे यहाँ से तो काफी पास है, उन्होंने देखा होगा उसकी रूपरेखा स्वरूप ही बदल दिया। उन्होंने वहाँ पे बिजली लाने का, कितनी यूनिवर्सिटी खोली है, कितने कॉलेज बनाए हैं, साथ साथ में हॉस्पिटल बनाए, और चौड़ी चौड़ी रोड जो ग्रेटर नोएडा के नाम से जाना जाता है, वहाँ आप पहुँचिए तो लगता है कि फॉरेन कंट्री में आ गए। वो सब इसीलिए किया गया कि यहाँ पे दूसरे प्रदेश के लोग आके अपना इन्वेस्टमेंट कर सके, जिससे यूपी का विकास हो। और साथ में सिर्फ प्रदेश के लोग नहीं, हमारे भारतवर्ष के लोग नहीं, बाहर के भी लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो वो आ जाए। अभी भी लोग कहते हैं कि जो काम अधूरे छोड़ गए उसको आके बहन जी कब पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, जो विकास के कार्य के लिए सबसे जरूरी चीज होती है बिजली। उन्होंने जब वो 2007 में मुख्यमंत्री चौथी बार बनी थी, तब यहाँ पर बिजली 6000 मेगावाट थी, जिसको कहीं खपत पूरी नहीं हो सकती थी विकास के कार्यों के लिए। उन्होंने 13,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन 5 साल में करके दिखाया था। और आपको जैसे अभी मैंने बताया कि माननीय मिश्रा जी हर जनपद में जो 75 जिले हैं, 74 जिले में आने के बाद आपके यहाँ भी आए थे गोवर्धन में, तो घूमने के बाद सब जगह ढूंढने के बाद जब उनका 75वां
जिला था वो था लखनऊ, जिसकी की बहन मायावती जी, कुमारी मायावती जी उसकी मुख्य अतिथि थी। माननीय बहन जी ने मंच से 7 सितंबर 2021 को मंच से ये अपील की है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलकर सर्व समाज, खासतौर से ब्राह्मण के साथ अपर कास्ट और दलितों के कल्याण व हितों के लिए मान सम्मान, सुरक्षा और तरक्की, रोजी रोटी आज का पूरा उनकी सरकार में ध्यान रखा जाएगा। 2022 में अगर बहन जी आती है तो इनका ध्यान रखा जाएगा। साथ में महिलाओं की भी सुरक्षा तथा मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने उसी मन से कहा, किसी भी सरकार में किसानों को कोई सुविधा नहीं दी गई है, न उनका ध्यान रखा गया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब 2007 में आई थी तो उन्होंने उनका मूल्य दुगना कर दिया, फसल का मूल्य दुगना कर दिया था। अब जब यूपी में बहुजन समाज पार्टी 2022 में सरकार बनेगी तब किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी दिया जाएगा, साथ में मूल्य उचित दिया जाएगा। साथ में ही केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर जबरन थोपे गए 3 कृषि काले कानून को भी उत्तर प्रदेश में कतई भी लागू नहीं किया जाएगा, वो उसको बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। इसी के साथ 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने पर उन्होंने ये भी बोला है कि वित्त विहीन प्रबंधकों और शिक्षकों के लिए वो तुरंत आयोग का गठन करके उनको राहत देने का काम करेंगे। बीजेपी सरकार है, आजकल वर्तमान सरकार बीजेपी की सरकार है, उनके लिए भी बहन जी ने मंच से बोला है, मंच से अपील की है कि जो कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी संस्कृत विद्यालयों को सरकारी धनराशि उपलब्ध न कराने के कारण जो बंदी के कगार पे हैं और उसमें 50% बंद भी हो गए, उनको जब उनकी गवर्नमेंट 2022 में आएगी सरकार तो वो उसका पूरा ध्यान रखेंगी और उचित धनराशि देकर उनको उपलब्ध करा के उन्हें पुनः संचालित करने का काम किया जाएगा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके मन में कोई भ्रम हो तो वो दूर हो सके। आप सभी लोग घर से निकलें और बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे की तरह के तले आप एकजुट हों और महिला शक्ति को पहचानने का और महिला सशक्तिकरण करें। महिला शक्ति को पहचानने की आप कोशिश करिए। अब बहुत हो चुका है, ये आप लोग घर से निकलिए। भाई हम लोग की बहू थे तब तक तो ठीक था कि भाई घर ऐसे ही बिना पूछे बताए निकल नहीं सकते, लेकिन अब आप लोग सक्षम हैं, आप लोग बाहर निकलिए, बहन जी के हाथ मजबूत करिए, उनसे जुड़िए और उनको 5वीं बार 2022 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करिए। और इसके लिए दृढ़ संकल्प करिए कि हमको माननीय बहन जी को माननीय बहन जी हमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है, जिससे हमारे प्रदेश का भविष्य उज्जवल हो सके और विकास के साथ साथ हम लोगों को सुरक्षा मिल सके। बहन जी ने अपने पिछले कामों में तो इतना तो किया ही था कि कांची राम योजना जो गरीबों के पास घर नहीं थे उनके लिए उन्होंने 20 लाख घर बना के मुफ्त में दिए। जो 1 लाख घर बनने को बाकी रह गए थे वो समाजवादी की पार्टी ने आके उसको कैंसिल कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कृषि और संपत्ति में अगर किसी के पति की डेथ हो जाती है तो महिलाओं के लिए और उनकी बेटी के लिए प्रोविजन दिया था कि उसमें उनको हक मिलेगा और साथ ही साथ गरीब सवर्णों को भी उन्होंने कृषि भूमि आवंटित करने का कार्य किया था। यही नहीं, उस समय उन्होंने जितने सरकारी वकील थे उनकी जो भी वेतन वो पाते थे उसको 10 गुना करने का काम किया था। 60,000 नौकरियां उन्होंने दी नौजवानों को। और यही नहीं, बेटी के लिए 15 जनवरी 2009 के बाद जो बेटियां पैदा हुई हैं उनके 18 साल पूरे होने पर 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था की गई थी।
उनकी सरकार में। अब आप लोग इसी से अनुमान लगा लीजिए, जो उन्होंने 5 साल में इतने विकास के कार्य किए थे, अगर वो 2022 में आती है तो आपके लिए वो और ज़्यादा विकास काम करेंगी और आपको सुरक्षा प्रदान करेंगी। बहन जी ने कभी भी कोई मैनिफेस्टो नहीं जारी किया, उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता है। वो जो बोलती हैं या जो वायदा करती हैं वो वही करती हैं, यही उनका मैनिफेस्टो है। अगर उन्होंने बोला है तो वो पूरा करके दिखाएंगे, वो कभी भी कथनी करनी में फर्क नहीं करती है। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी माननीय बहन जी को 2007 की तरह जैसे सर्व समाज और खासतौर से ब्राह्मण समाज जोड़कर उनको चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, उसी तरह फिर इस बार खासतौर से ब्राह्मणों समाज के लिए हम कहना चाहेंगे कि फिर से भाईचारा का आपस में भाईचारा बनाकर बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। 2022 में आएंगे। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप अपने देश का, अपने घर का, अपने स्वयं का विकास देखना चाहती हैं, सुरक्षा देखना चाहती हैं कि समाज में जो यहाँ कत्लेआम चल रहा है उसको जारी रखना चाहती हैं। ये आप लोग हमको बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं? अपना विकास करना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं कि ये जो अत्याचार महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं, किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी से भी बढ़ के वर्तमान सरकार में चल रहा है, तो उसका साथ देंगे? ये आप लोग बताइए, हाथ उठा के बताइए, बहन जी की सरकार कौन चाहता है? इसके लिए तो आपको एकजुट होकर बहन जी के हाथों को मजबूत करना है, मजबूत करके और बीएसपी की सरकार को लाना होगा और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय पड़ोसी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए हमारी मुख्य अतिथि जी का। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय श्री नकुल द्विवेदी, पूर्व मंत्री उत्तर